नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से एक नए हफ्ते में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। आज जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस है, इसमें जो स्टोरीज हम कवर अप करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज आज की हैं और एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। तो इस आज के सेशन को मिस मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेशन को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं जितना हो सके। आपका सपोर्ट एंड लव ही इस चीज को हम आगे बरकरार रख पाएंगे, उसी की वजह से। राइट, चलिए शुरू करते हैं। जो आज की स्टोरीज है हमारी, वो 6 स्टोरीज हमने लाइंड अप कर दी हैं। सबसे पहला है फ्रेट स्मार्ट सिटीज। तो स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट फिर से वापस आ गया, समझेंगे क्या है इसके अंदर। निपुण भारत मिशन, ऑब्वियस सी बात है, क्या है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्या दावे कर रहा है, इस पे बात करेंगे। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव 2021, कोविन आप जाते हैं ना, कोविन पोर्टल जो है, तो उसको लेके है। वॉश रिपोर्ट 2021 अभी हाल फिलहाल आई है, क्या कहती है ये रिपोर्ट, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ 4 years ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सिंपल टैक्स। तो गुड्स एंड सिंपल टैक्स के 4 साल हो चुके हैं, इस पे बातचीत करेंगे और क्या इसमें तना तनी है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको भी थोड़ा सा पॉलिटी वाले एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021, इसके की हाईलाइट्स और इसके इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स देखेंगे और फिर एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस तो है ही है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी है हमारी फ्रेट स्मार्ट सिटीज की। देखिए हाल फिलहाल क्या है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने प्लान जो है अनवेल किया है, एक प्लान लॉन्च किया है फ्रेट स्मार्ट सिटीज का। राइट, फ्रेट स्मार्ट सिटीज मतलब ट्रांसपोर्टेशन को स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। आप इससे यहां भी दिखा सकते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है उनको क्या किया जा रहा है, उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देने की बात की जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि जो अर्बन फ्रेट कॉरिडोर्स हैं या जो अर्बन फ्रेट में जो सिस्टम्स लगते हैं उनको इफिशिएंट बनाना, साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटी उसके अंदर है, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह लगते हैं उनको रिड्यूस करना और एक नए नए फील्ड, नए नए रंग इस सेक्टर में लेके आना। तो इस पे पूरी बात की जा रही है। तो इसको लेके कॉमर्स मिनिस्ट्री थोड़ी सी एक्टिव हो गई है। तो मिनिस्ट्री का नाम आप जरूर याद रखें। हाईलाइट क्या है, मतलब प्लान में क्या कहना चाह रही है मिनिस्ट्री, तो इस इनिशिएटिव के तहत वो एक सिटी लेवल लॉजिस्टिक्स कमेटी का गठन करेगी। ठीक है, उसके बाद ये कमेटी जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ रिलेट करेगी। लोकल लेवल पे जो एजेंसियां काम कर रही हैं, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, उसके साथ मतलब कोऑर्डिनेट करेगी। स्टेट एंड फ्रॉम द रिएक्टेड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज, तो सबका लिंक्ड अप रहेगा, सबका साथ सबका विकास वाला मामला यहाँ पे लेके आने की बात की जा रही है। तो कमेटी का नाम याद रखिएगा कि इसमें एक सिटी लेवल की लॉजिस्टिक्स कमेटी का गठन करने की बात की जा रही है। दीज वुड ऑल्सो इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स सर्विसेज एंड ऑल्सो यूजर्स ऑफ द लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। इन कमेटी के अंदर में एक को क्रिएट सिटी लॉजिस्टिक प्लान के बारे में बताया जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो चीजें हैं उनको देखेगी लोकल लेवल पे कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है। 10 सिटीज जो है इसमें आइडेंटिफाई किए जाएंगे तुरंत और उसके बेसिस पे 75 सिटीज की जो लिस्ट है उसको एक्सपेंड की जाएगी और ये फेज वाइज ये सारा काम सभी राज्यों में, उनके कैपिटल्स में, उनकी राजधानी में और उनके शहरों में ये सब लॉन्च किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने जो मतलब एक केपिंग रखा है कि जिन राज्यों की या जिन शहरों की बात करें, जिन शहरों की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, तो हम उसमें ये सारा काम जो है करेंगे, क्योंकि अर्बन फ्रेट की बात की जा रही है। जहां पॉपुलेशन कम है वहां पे करके करेंगे भी क्या, वहां तो ऑटोमेटिक है कि चीजें अपने आप ही स्मूथ चल रही हैं और जितना चल रही है उतना बेटर ही चल रही है। राइट, अब ये प्लान लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखिए क्या है कि जो फ्रेट मूवमेंट है भारत के अंदर में वो सारा सिटी के थ्रू हो रहा है। शहर ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल है, रूरल पे तो बात ही नहीं है यहाँ पे। अब उसमें क्या है कि जो लॉजिस्टिक्स कोस्ट है भारत सरकार की, वो बहुत पैसा खा जाती है। 50% जो है ना लगभग इसमें लग जाता है। फिर सप्लाई चेन्स बनाने होते हैं, वेयर हाउसिंग सपोर्ट चाहिए, तो ये सारी बातें जो है इसमें रहती हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर ऐसे स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस अगर आप ले आए तो एक तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी, उसके बाद फिर सेक्टर भी बूस्ट करेगा, उसके बाद इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। तो इस सब चीजों को देखते हुए ये प्लान जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री लेके आई है। तो दिस इज फ्रेट स्मार्ट सिटीज प्लान। एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ। मैं किसी काम से गया हुआ था, कुछ पर्सनल काम था मेरा, और एक एग्जाम सेंटर के बाहर मुझे बैठना था। ठीक है, तो उसके सामने एक पार्क था, तो मैं पार्क के अंदर चला गया, फ्री टाइम था, दूसरा पेपर होने ही वाला था, तो उससे पहले हमारे पास समय था। तो मैं उस पार्क में जाके बैठा, तो मैंने सबसे पहले प्लेस ढूंढा कि यार सबसे मतलब शांत वातावरण कहाँ है। तो मैं वहां गया, मेरे को एक जगह मिल गई वहां पर। तो वहां पे एक बहुत बड़ा चबूतरा सा था, एक ही बंदा वहां बैठ के लैपटॉप के थ्रू काम कर रहा था अपना, और परहैप्स वो साइकिल पे आया हुआ था। तो मैं भी वहां गया, मैं भी बैठा, मैंने भी अपने मतलब कुछ किताबें वगैरह खोली। हमारे पास 2 घंटे का समय था, तो मैं 2 घंटे वहां बैठा। तो वो जो ये सारी लॉकडाउन की बातें मैं आपको बता रहा हूँ,
लॉकडाउन जस्ट मतलब ये लगा लीजिए आप कि लॉकडाउन पिछले साल की बात है ये, और लॉकडाउन लगने के बाद जैसी हल्का से जो खुला था मामला उसकी बात है, उसी दौरान की ये बात है। तो मैं जब बैठा सामने तो वो मतलब बंदा जो था लगातार फोन पे एकदम बात किए हुए, और एक्सेल शीट और उसकी मेल, ये तीनों चीजें खुली हुई, उसका हाथ धड़ाधड़ चल रहा, फोन के उससे अपने वाईफाई वगैरह लिया हुआ था, और शांत वातावरण में अकेले वहां पे बैठ के काम कर रहा था। तो उसने फिर फोन को कर दिया स्विच ऑफ। तो मैं देख के थोड़ा मुस्कुराया, मैं उसको देखे जा रहा हूँ, 40 मिनट से लगभग वो जो है ना बात ही किए जा रहा है, बात ही किए जा रहा है। तो फिर पता चला कि वो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काम करता है, और फिर उसने मुझे पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से कोविड-19 में लॉजिस्टिक्स पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, ये सारे ट्रक वगैरह सिस्टम चल रहे थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद, रिस्ट्रिक्शंस जो थे उसकी वजह से इनकी मूवमेंट को जो है ना बहुत लंबा कर दिया गया था। तो उसने वो सारी कहानी बताई कि सर देखिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ये लॉकडाउन की वजह से सारा ट्रांसपोर्टेशन का मोड वगैरह ऐसा कर दिया गया है, लेकिन थैंक गॉड कि काम बंद नहीं हुआ, और मेरा काम चालू है, मैं वर्क फ्रॉम होम अभी हाल फिलहाल कर रहा हूँ। घर पे काम होता नहीं है तो सामने पार्क है, तो उसमें बैठ के आके काम कर रहा हूँ। तो ये छोटी सी कहानी थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द की आइडियाज फॉर फ्रेट स्मार्ट सिटीज, कि किस तरीके से लॉजिस्टिक्स को जो है ना बूस्ट किया जाए, राइट। और ये इस तरीके के मतलब स्मार्ट सॉल्यूशंस को देने की बात की गई है। बहुत ही खूबसूरत इन्फोग्राफिक है आपके लिए, इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ेगा कि कंज्यूमर क्या करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट मिल ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या करेंगे, ट्रांजिट कैसे बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज के बीच में कंसेप्ट को थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है। चलिए दूसरी कहानी पे आते हैं, निपुण भारत मिशन। अभी जो निपुण भारत मिशन है, पहले तो निपुण की फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब कि एक ऐसा इनिशिएटिव ले लिया गया है देश में कि लोगों को रीडिंग में एफिशिएंट बनाना है, अंडरस्टैंडिंग में एफिशिएंट बनाना है, न्यूमरेसी में मतलब एफिशिएंट बनाना है। और ये काम कौन करेगी? तो ऑब्वियसली बात है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, तो वो इसको लॉन्च कर चुकी है। विजन क्या है इसका कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पर जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है उसकी कमी ना हो, सब तक पहुंचा दिया जाए। घरों घरों में लोग पढ़ने लगे, ऑटोमेटिक लोग कैलकुलेशंस करने लगे। कैलकुलेशन में भी कुछ खास नहीं, जमा घटा मल्टीप्लाई भाग, ये सब तो गुना भाग, ये सब तो आना ही चाहिए, ये तो कॉमन मतलब जिंदगी का डेली बेसिस का हिस्सा हो चुका है अब। दिस विल also ensure that every child achieves the desired learning competency by the end of grade 3 2026-27। तो ये टारगेट ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके चल रही है कि 2026-27 तक जो ग्रेड 3 है, यानी जो थर्ड क्लास है आपकी, थर्ड क्लास के एंड तक आते आते आपके अंदर इस तरीके की कॉम्पिटेंसीज जो है वो डेवलप हो जानी चाहिए। ये जो मिशन है निपुण भारत मिशन, ये 5 टियर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें आपका नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल है, स्कूल लेवल है। तो 5 लेवल पे काम किया जाएगा, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल, सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, राइट। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और किसके तहत आती है ये मिशन? समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये मिशन जो है आती है। तो इसको भी आप मोटा मोटा याद रखिएगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सिग्निफिकेंस क्या है कि इस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो भारत को जो उसकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें काफी मदद करेगी। मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो है, चैनल पे ही है, करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मैंने बहुत अच्छी जो है वीडियो बनाई हुई है, उसको आपने काफी लव एंड सपोर्ट दिया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। जिसको भी थोड़ी सी दिक्कत हो, 29 जुलाई 2020 को आई थी, और हमने तभी उसको डिस्कस कर लिया था, जुलाई और अगस्त के महीने में ही हमने उसे डिस्कस किया था। इसके तहत 5+3+3+4, अभी 10+2 का कॉन्सेप्ट है, तो 5+3+3+4 का करिकुलम बनाया जाएगा। 12 साल की स्कूलिंग, जिसमें 3 साल आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग आप कह सकते हैं, उसको दिए जाएंगे, राइट। 5+3+3+4 याद रखिएगा। जो इसके एज ब्रैकेट है वो है 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14, 14 to 18। इसमें और भी कुछ टारगेट्स लिए गए हैं, जैसे कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% से रेज कर देंगे 2035 तक। अभी UIDSE प्लस की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत अच्छा बढ़ गया, वो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। 3.5 करोड़ सीट्स जो है हायर एजुकेशन में हम जो है ऐड करेंगे, ताकि स्टेम जो चीजें हैं इसको भारत में डेवलप किया जा सके। इसकी बहुत भारी कमी है स्टेम। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट। आप बताइए यहाँ पे एम का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट, राइट। तो इसको लेके जो है सारी बातें की जा रही हैं। NEP 2020 एडवोकेट्स इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विद इक्विटी, न्यू पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म इन बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। तो ये जो है सारी बातें इस मिशन के तहत की गई है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम के हिसाब से आ सकता है, राइट। और ये थोड़ी सी उसकी हाइलाइट्स हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशंक
और ये उनके इनिशिएटिव्स, राइट। चलते हैं अगली कहानी के ऊपर। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव 2021। अब आप जानते हैं कि कोविन क्या है। कोविन एक तरीके से एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है भारत के वैक्सीनेशन ड्राइव में, कि आप उसके पोर्टल पे जाते हैं, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर एक सीक्रेट कोड आता है, फिर आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं, वो भैया आपको बोलते हैं भाई सीक्रेट कोड बताओ, वो आप सीक्रेट कोड बताते हो, फिर सीक्रेट कोड बताने के बाद कहता है ठीक है आइए, आपका आधार कार्ड भी नहीं देखता, मेरा तो नहीं देखा, फिर आपसे कुछ पूछते भी नहीं है कि हाँ भैया आपकी क्या हालत है, कहीं बीमारी मार तो नहीं हो, कोई कोमोर्बिडिटीज है कि नहीं है, बस कहते हैं इधर आओ शर्ट खोलो और ये लगा दो। उसमें से जिसको फोटो खिंचवाने का शौक हो तो फोटो खिंचवा लो, नहीं शौक हो तो भैया चुपचाप आधे घंटे में एक रूम में जाके, ऑब्जर्वेशन रूम में जाके बैठ जाओ, 2 ORS के पैकेट देते हैं, 2 पैरासीटामोल के पैकेट देते हैं, फिर बोलते हैं जाइए। तो ये कोविन जो है टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है भारत के वैक्सीनेशन ड्राइव का, राइट। चलिए, तो इसमें क्या है कि इसका एक कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव यानी कि वैश्विक स्तर पर ये कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एड्रेस किया इसको। इसका बेसिकली गोल्स क्या है, विजन क्या है, तो इस कॉन्क्लेव का मतलब है कि भारत अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन टू फाइट कोविड-19 थ्रू कोविन प्लेटफॉर्म। अभी आप देखिए कि G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीट हुई, उसमें भारत ने क्या इशू रेज किया था, भारत ने यही तो इशू रेज किया था ना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन टू फाइट कोविड-19, भारत ने भी यही बात कही थी। भारत ने क्या कहा था, वैक्सीनेशन इक्विटी की बात की थी, राइट। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो वैक्सीनेशन इक्विटी की G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में बात उठाई थी, इशू उठाया था इंडिया ने। तो कहीं ना कहीं भारत इसको लेके काफी ज्यादा मतलब जो है एक्साइटेड भी है, और वो चाहता भी है कि वन हेल्थ और वन वर्ल्ड जो है अप्रोच, वन वर्ल्ड वन हेल्थ अप्रोच जो है ये लागू किया जा सके। इंडिया डेवलप्ड कोविन एज अ सेंट्रल IT सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। बहुत सारे देशों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और तकरीबन 29 स्टेट्स के में ये लागू किया गया है, 121 प्लस लैंग्वेजेस में है, डायनेमिक आर्किटेक्चर है। आप जाके इसका पोर्टल वगैरह देखेंगे तो आपको काफी बढ़िया दिखेगा, राइट। वैक्सीन ब्रांड वगैरह और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मतलब लिखा गया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब अच्छा है। नंदन निलेकनी जी इसके ब्रेन मतलब इसको बनाने के पीछे हैं, राइट। तो इस तरीके का ये ग्लोबल कॉन्क्लेव है 2021, जिसमें भारत ने अपनी जो पक्ष है बिल्कुल साफ रखी है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और इसमें रिसेंटली मतलब एड्रेस किसने किया, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें जो है शिरकत की, राइट। ये आप देख सकते हैं कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, बहुत अच्छा यहाँ पे खूबसूरत सा इन्होंने वैक्सीनेशन का बनाया हुआ है, विनिंग ओवर कोविड, राइट। चलिए अगली स्टोरी पे आते हैं, वॉश रिपोर्ट 2021। तो वॉश क्या है, इसमें सब कुछ धो देना। तो धो देने का मतलब ये नहीं, हाँ पानी से रिलेटेड जरूर है, जल ही जीवन पे बात करेंगे। तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाटर है बेसिकली, वाटर सैनिटेशन हाइजीन इंस्टीट्यूट। तो ये जो है मतलब इस रिपोर्ट में ये बताई गई है, ये बात बताई गई है कि भारत जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लार्जेस्ट ड्रॉप इन ओपन डेफिकेशन सिंस 2015। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब भारत का इनिशिएटिव था, ओपन डेफिकेशन का जो आइडिया था की आइडिया जो था वो बहुत बढ़िया था। स्वच्छ भारत का अभियान के तहत इसे लाया गया था, और कहीं ना कहीं ये एसोसिएट है जो SDG के गोल्स हैं, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 17 गोल्स हैं, उसमें गोल नंबर 6 के साथ ही कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, और उसमें भारत ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, राइट। मैंने तो खुद अपने पर्सनल लेवल पे देखा है कि ओपन डेफिकेशन जो है, आप कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, कंप्लीटली तो क्या ही कहेंगे, कंप्लीटली तो कभी होता भी नहीं है, लेकिन काफी लोगों को मतलब जो है मतलब गांव वगैरह में जैसे आप जाएंगे तो काफी लोग वहां पर ओपन डेफिकेशन को मना ही करते हैं। और ऊपर से जो इसमें जो थ्रेट्स थे, जैसे कि महिलाओं के साथ जो मतलब अभद्र व्यवहार होते थे और उनको जो बीमारियां भी लग जाती थी ओपन डेफिकेशन के तहत, तो उसमें भी काफी गिरावट आई है। द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इंस्टीट्यूट इज अ नेशनल लेवल NGO डेडिकेटेड टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी, और यही रिपोर्ट ये वॉश इंस्टीट्यूट निकालता है, राइट। तो अब वॉश इंस्टीट्यूट जो ये रिपोर्ट निकालता है, तो इसको सपोर्ट मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सारा काम चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द स्वच्छ भारत मिशन, एक ग्रामीण भी है, राइट। हाईलाइट क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं। तो रिपोर्ट में भारत की तो तारीफ पहली लाइन में ही कर दी गई, यही तो हेडलाइन था। तो वर्ल्ड वाइड 2.2 बिलियन पीपल स्टिल लैक एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये रिपोर्ट कह रहा है। तो अभी भी स्वच्छ पानी की कमी है सभी लोगों के पास। मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ सैनिटेशन। तो सेफ सैनिटेशन कहीं नहीं है, राइट। देखिए अब कोविड में एक बहुत अच्छी बात हो गई है, कोविड में मुझे इससे याद आया कि कोविड में अच्छी बात क्या हो गई है कि लोग अपने हाथ धोने के आदी हो गए। कहीं से भी बाहर से आते हैं तो ऑटोमेटिक अब हाथ ही धोते हैं। अगर सीरियसली जिन लोगों ने उस
हैबिट को फॉलो किया कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, कि यार बार बार आप 4-5 बार साबुन से रगड़ के हाथों को धोइए, तो उनकी अभी आदत लग चुकी है, कहीं से भी बाहर आते हैं तो अपना ऑटोमेटिक है कि साबुन से हाथ जरूर धोते हैं, वो उनके माइंड में जा चुका है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस चीज का। तो लगे हाँ तो ये हाइजीन वगैरह की बात आई थी तो मैं सोचा ये भी आपको मैं बता दूं। 3 बिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज विद सोप। 673 मिलियन पीपल प्रैक्टिसेस ओपन डेफिकेशन, तो अभी भी ये कर ही रहे हैं, इस पे काम चल रहा है, शायद हो जाए। सब सहारन अफ्रीका वगैरह का जो रीजन है उसमें गिरावट काफी कम दिखाई गई है, राइट। अगर हम बात करें कि 2006 में जो NFHS है उसका सर्वे जो होता है उसमें उसके तीसरे राउंड में ये बोला गया था कि 10% की पॉपुलेशन से नीचे जो है भारत में ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस की जा रही है। 2016 तक बोला गया कि ये 10% से मतलब और ज्यादा इसमें गिरावट आ गई, ये और ज्यादा गिर गया, तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ड्रॉप कहाँ देखा गया है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। तो इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ड्रॉप देखा गया है। हाउएवर इट शोड दैट प्रोग्रेस इन कर्बिंग ओपन डेफिकेशन इन सब सहारन अफ्रीका वाज स्टिल स्लो। तो ये थोड़ी सी बातें थी रिपोर्ट में, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं ऐसे राइटिंग वगैरह में। वाटर सैनिटेशन और SDG गोल से तो रिलेटेड है ही है, तो इसको आप अच्छे से यूज कीजिए जितना हो सके, राइट। और ये हमारे SDG गोल से 17 और यहाँ आप देख सकते हैं गोल नंबर 6, राइट। हमने गोल नंबर 7 पे भी बात की थी पिछले कुछ सेशन के दौरान, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पावर सेक्टर। आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमने पूरा अच्छे से उसको डिस्कस किया था। अगली कहानी पे आते हैं तो 4 years ऑफ GST। तो इसके लिए भारत सरकार को बधाई कि भारत सरकार जो GST लेकर आई तो उसको बधाई, ठीक। तो GST जो लेके आई, गुड्स एंड सिंपल टैक्स। बेसिकली गुड्स एंड सिंपल टैक्स कितना सिंपल है देखेंगे, और मैं आपको एक मजेदार बात भी इसकी बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें? रिसेंटली द CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इन्होंने बोला है कि हम 54,000 टैक्स पेयर्स को थोड़ी सी मदद करेंगे क्योंकि 4 साल जो है GST के पूरे हो गए। तो भाई 54,000 ही को मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूरे को मदद कर दो यार। द GST इज अ वैल्यू एडिड टैक्स लिवाइड ऑन द मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए थोड़ा सा ज्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। द GST इज पेड बाय द कंज्यूमर्स बट इट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय बिजनेसेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ITC की बात की जा रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। GST is applicable on supply of goods or services as against the old concept of manufactured goods or on the sales of goods or on provisions of the services। तो पहले बहुत सारे टैक्स वगैरह के सिस्टम बने हुए थे, ये टैक्स वो टैक्स, तो उसको हटा के पूरा बोला गया कि यार हटाओ इन सबको, GST लेके आओ। इससे क्या होता है, ये दिस विल रिड्यूस द कास्केडिंग इफेक्ट, राइट। तो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस जो है उसको मिटिगेट करने के लिए ये GST लेके आया गया। GST इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स के प्रिंसिपल पे ये बना है, ना कि ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन जो पहले से चलता था। तो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन पे नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन पे बेस्ड है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन। तो इन कीवर्ड्स को थोड़ा आप याद रखिएगा, ऐसे के ऐसे स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो ये जो है ना, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। GST इज लेवाइड एट 4 रेट्स, 5% पे है, 12% पे, 18% पे, 28% पे। मुझे आज भी याद है UPSC की परीक्षा में एक सवाल आया था, बहुत सारे मतलब उसमें स्टेटमेंट दे रखे थे। आई थिंक मेरे ख्याल से 8 या 9 आइटम्स उसमें थे। न्यूज़पेपर्स था, मछलियां थी, अंडे थे, और बोला गया था कि ये GST में से इस वाले स्लैब रेट में कौन कौन से आते हैं। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से और बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और अखबार वगैरह तो बिल्कुल आप पढ़ते रहिए। द शेड्यूल और लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट वुड फॉल अंडर दीज मल्टीपल स्लैब्स आर वर्कड आउट बाय द GST काउंसिल। अब GST काउंसिल पे बात कर लेते हैं। तो ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 279A के तहत ये आती है, आर्टिकल याद रखिएगा। ये काउंसिल क्या करती है, यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के पास जो है रिकमेंडेशंस देती है GST के रिगार्डिंग अगर कुछ भी होता है। इसका जो चेयरमैनशिप है वो खुद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। अदर मेंबर्स आर द यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स और रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स, ये सारे इसके मेंबर होते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज अ फेडरल बॉडी। तो फेडरल जो मतलब जो टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, वो इसमें आता है, फेडरल बॉडी है, वेयर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन। तो सबको बारी बारी से मिलता है। देखिए था क्या कि जब ये GST वगैरह लाया गया तो अरुण जेटली थे उस वक्त पे, तो अरुण जेटली ने सभी राज्यों को मनाया कि हाँ हाँ हम आपकी सारी बातें मानेंगे, सारी शर्तें मानेंगे। लेकिन अब जब कंपनसेशन सेस देने की बारी आई तो फिर वहां पर सरकार जो है पीछे हट गई। अब हुआ क्या कि वो चीजें बढ़ती चली गई, और बहुत मुद्दा जो है स्टेट और सेंटर का इसमें गड़बड़ हो गया। स्टेट वालों ने सेंटर पे काफी इल्जाम लगाए कि जो आपने वादे किए थे, जिस वादे को बोल के आप हमें इसमें लेके आए थे, उनमें से आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया।
राइट। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट कुछ बेनिफिट्स ये जीएसटी देता है, जैसे कि एक कॉमन नेशनल मार्केट बनाना, कास्केडिंग इफेक्ट को कम करना, ऊपर से जो टैक्स बर्डन आता है गुड्स पे उसको रिड्यूस करना, और इंडियन प्रोडक्ट्स को मोर कॉम्पिटिटिव बनाना, बिकॉज दिस इज हाईली फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, राइट। तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन है ना, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जिसके कारण जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो जाते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन की अगर जो रिपोर्ट हम माने तो 15th फाइनेंस की कमीशन की रिपोर्ट ने बहुत सारे कंसर्न एरियाज बताए जीएसटी रिजिम में, जैसे कि इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स रेट्स हैं, शॉर्टफॉल इन जीएसटी कलेक्शंस अगर हो जाए तो दिक्कत पड़ जाती है, जैसे कोविड-19 में देखा गया, हाई वोलेटिलिटी इन जीएसटी कलेक्शन, तो ये भी क्रिप्टो के तहत आ रहा है, राइट, कि अगर इतना वोलेटाइल होगा तो फिर कौन भरोसा करेगा। क्रिप्टो जैसे देख लीजिए कितना वोलेटाइल है। तो हाई वोलेटिलिटी इन द जीएसटी कलेक्शन, इनकंसिस्टेंसी ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, राइट, इनकंसिस्टेंसी ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब रिटर्न से याद आया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात क्या है, जैसे मेरे एक मित्र हैं सीए हैं, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, राइट। तो अभी सीए डे भी मनाया गया था, कब मनाया गया था जरूर बताइएगा। मैं एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी और मुझे सुन के बड़ा अजीब सा लगा था। उन्होंने कहा था कि जैसे मान लीजिए आप कोई सेल करते हैं तो आपको जीएसटी में एक रिटर्न फाइल करनी होती है जिसका नाम होता है GSTR1, राइट। अब जो सेल की है उस पर जो मतलब इनपुट मिलेगा उसके लिए जो रिटर्न है वो है GSTR2A, इस पे मिलेगा। अब एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जीएसटी की जिसका नाम होता है GSTR9। ये सारे मतलब टेक्निकल टर्म्स है, उसमें मत जाइए आप। इन सब के तहत ना कुछ एक आंकड़े आते हैं कि कलेक्शंस वगैरह कितने हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक क्यूमुलेटिव फिगर आता है, GSTR2B भी है, और ये सारे फिगर के जो आंकड़े आते हैं ना वो सब अलग अलग आते हैं, जबकि सबको एक जैसे आना चाहिए, लेकिन आते सब अलग अलग है। अब आते जब सब अलग अलग है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और कोई भी जीएसटी ऑफिसर्स या कोई भी जो वहां बैठा है कार्यालय में इस चीज को सेम करने के लिए वो इसको कर ही नहीं पाता। तो मैंने पूछा कि कैसे इसको मिटिगेट करते हैं, फिर सेम कैसे बनाते हैं, तो उसने बोला ये हम नहीं बता सकते, ये दिस इज हाईली प्रोफेशनल, और वो उन्होंने मुझे नहीं बताई कि इसमें बात क्या थी। तो इस तरीके की थोड़ी सी इसमें है कि गुड्स एंड सिंपल बोला जा रहा है लेकिन अपने नाम के थोड़ा विपरीत है। और वही 15th फाइनेंस कमीशन ने भी इस बात को जाहिर किया कि जो इनकंसिस्टेंसी आपके फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में और उसमें जो प्रोसीजर्स हैं, उसमें जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, उसको आप सिंपल कीजिए, तभी तो ये सही मायनों में जीएसटी बनेगा। एंड डिपेंडेंस ऑन स्टेट्स ऑन द कंपनसेशन फ्रॉम सेंटर, तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है ही है, इसका तो झगड़ा चलता ही रहता है। तो दिस इज द 4 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ जीएसटी, राइट। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी क्या है और किस किस तरीके से। हमने बहुत ही ब्रीफ में बातें की हैं, बहुत ही शॉर्ट में बातें की हैं, कभी मौका मिलेगा तो बहुत डीप में भी इसमें बात करेंगे। 4 years ऑफ जीएसटी आपके लिए लगा दिया गया है। और आज की जो है हमारी आखिरी स्टोरी, FSR यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021, रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, आरबीआई करती है। बाई एनुअल रिपोर्ट है, राइट, जो कि दर्शाती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भारत में कितना खतरा है, राइट, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल सिस्टम हमारे कितने प्रोन है, कितने एक्सीलेंट है, ये सब चीजें ये रिपोर्ट बताती है। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि एक अपने आप में बाई एनुअल रिपोर्ट है, दिस इज एन बाई एनुअल रिपोर्ट। हाईलाइट क्या है कि जो ग्रॉस एनपीएस है बैंक के वो मार्च 2021 से राइज हुए हैं और मार्च 2022 तक ये राइज रहेंगे, मतलब कि 7.48% से 9.8% हो जाएंगे। तो एनपीएस का तो बहुत पंगा चलता ही आ रहा है। एट द एंड ऑफ मार्च 2021, 15.9% ऑफ लोन्स ऑफ लेस देन ₹25 crore टू द एमएसएमई सेक्टर हैड टर्न्ड बैड, तो दिस इज आल्सो अ बैड न्यूज। कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो CRAR, ये सब आप याद रखिएगा, of scheduled commercial banks increased to 16.03% in March 2021। ये रेशियो क्या बताता है, ये रेशियो ये बताता है कि बैंक्स का जो कैपिटल है, बैंक्स में जो पूंजी है, उसका उसके वेटेड रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ क्या रिलेशन है, करंट लायबिलिटीज के साथ क्या रिलेशन है, तो ये CRAR ये बताता है ये रेशियो। फिर आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो PCR stood at 68.86% in the March 2021। अब जितना ज्यादा ये हाई रहेगा इसका मतलब है कि मोस्ट एसेट क्वालिटी इश्यूज जो है वो बैंक देख रही है और बैंक सही काम कर रही है। बैंक ऐसा नहीं है कि बैंक डूब जाएगी वगैरह वगैरह, तो इसका हाई होना जो है काफी अच्छा इंडिकेटर है। तो ये सब आप याद रखिएगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। डिमांड फॉर कंज्यूमर क्रेडिट अक्रॉस बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैज डिक्रीज अमिड्स द कोविड-19। तो कोविड-19 के तहत जो है ये काफी ज्यादा जो है इन घट गए हैं, जो आपके जो डिमांड है कंज्यूमर क्रेडिट अक्रॉस बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के तहत। तो ये कुछ बातें थी FSR से, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021। रिलीज कौन करता है, रिलीज करता है आरबीआई, राइट। एक बार सारी स्टोरीज फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं ताकि आपकी अच्छी रिवीजन हो जाए। पहला फ्रेट स्मार्ट सिटीज, दूसरा निपुण भारत मिशन,
तीसरा कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, चौथा वॉश रिपोर्ट 2021, पांचवा 4 years of GST एंड फाइनली FSR फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021। सवाल आपके लिए मैंने लगा दी है कि हु इज द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह रावत, पुरुषोत्तम सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, पुरुषोत्तम सिंह धामी जरूर बताइएगा क्या है करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट बोल्ड यानी बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट्स, ये हाल फिलहाल किस राज्य में लॉन्च किया गया? राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना। तीसरा, अभी हाल फिलहाल 7th IONS इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम ला यूनियन आइलैंड IOR में जो है उसमें बनाया गया, उसमें मतलब उसका इवेंट को सेलिब्रेट किया गया। इसको होस्ट कौन कर रहा था इस बार? भारत कर रहा था, मेडागास्कर कर रहा था, फ्रांस कर रहा था, सऊदी अरब कर रहा था, कौन कर रहा था? इकोनॉमी का शानदार क्रैकर कोर्स आपके लिए रेडी है, 8 जुलाई से आ रहा है। अपने आप को एनरोल कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, आइए एनरोलमेंट चालू है, एनरोल कीजिए और पढ़ते रहिए और लुत्फ उठाइए सीखने का। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है और मेहनत करती रहेगी। हम इस तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।